राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी बीएसटी पीटीटी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये हमारी तीसरी टेस्ट वीडियो है जिसमें हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान को प्रश्नों को हल करके उसका कंक्लूजन निकाला था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आज फिर से आपके लिए हाजिर हैं 30 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज लेकर के। इन 30 प्रश्नों में दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो आप नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, और आप नीचे कमेंट के माध्यम से किस तरह से बताओगे कि मेरे 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए, तो आपके कितने प्रश्न गलत होते हैं वो आप गिन लेना, फिर बाद में कुल प्रश्नों में से उसको घटा देना और आपके सही जो भी प्रश्न बचेंगे वो आपके सभी सही प्रश्न बचेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी विलंब के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऐसा ही कंटेंट आपको रोजाना देखने को मिलता रहेगा। और बीएसटीसी पीटीटी की लगातार क्लासें आपके लिए लाइव होती रहती है, तो उसको ज्वाइन करना ना भूले दोस्तों, और लगातार हमसे बने रहिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आप सबके सामने है कि वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों वंश भास्कर पुस्तक के लेखक आपसे पूछ ले तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण अपने वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है। तो पृथ्वीराज विजय नामक एक महाकाव्य है, उसका लेखक आपसे पूछ लेना तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों जयानक। आपको बताना है, क्या बताओगे? जयानक अपने पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक हैं। चलिए प्यारे दोस्तों तीसरे प्रश्न की बात करते हैं कि हम्मीर महाकाव्य के लेखक कौन है। चलो हमने बात कर ली कि पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक अपने जयानक है, लेकिन हम्मीर महाकाव्य के लेखक कौन है इसके बारे में आपसे पूछ ले तो आपको एक जवाब देना है दोस्तों, उसका नाम है नयन चंद्र सूरी। ठीक है, नयन चंद्र सूरी अपने हम्मीर महाकाव्य के जाने माने लेखक है प्यारे दोस्तों। ठीक है, देखो से हमने हिस्ट्री से संबंधित भी प्रश्न आपके लिए ऐड किए हैं, क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी और कला संस्कृति से संबंधित आपकी बीएसटीसी पीटीटी में ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारी लगातार क्लासें भी आपके लिए अपलोड होती रहती हैं। ठीक है, तो उसको भी देखना, और हमारी जो टेस्ट वीडियो आती है ये 9 बजे रोजाना 9 बजे आती है, तो इसको लाइव ज्वाइन करना ना भूले दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्नों की। तो अगला प्रश्न आप सबके सामने है कि कानड़ दे प्रबंध के लेखक कौन है। दोस्तों कानड़ दे प्रबंध के लेखक आपसे पूछ ले तो आपको बताना है दोस्तों पद्मनाभ। क्या बताओगे? पद्मनाभ अपने कानड़ दे प्रबंध के लेखक हैं। तो चलिए कुछ अगले प्रश्नों की बात कर लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ऐसी कोई सी भी एग्जाम नहीं रही जिसमें यह प्रश्न नहीं आया हो। प्रश्न क्या कह रहा है कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है। तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक आपसे पूछ लेना तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड, यानी कि इनको घोड़ी वाले बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता है, और अपने इतिहास के पिता भी इसको कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड को अपने राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहते हैं। ठीक है, तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक आपसे पूछ ले, ये एक पुस्तक है, इसके लेखक आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों किसी की भी प्रशंसा में लिखे गए, यानी कि उसकी प्रशंसा में लिखे गए जो अभिलेख हैं दोस्तों, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको दोस्तों प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। किस नाम से? प्रशस्ति के नाम से जाने जाते हैं। किसी भी राजा महाराजा रानी महारानी की जो प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख होते हैं, अभिलेख मतलब होता है दोस्तों किसी भी पत्थर चट्टान पर लिखे गए अभिलेखों लिखे गए जो शब्द होते हैं उसको अभिलेख कहते हैं। ठीक है, उनकी प्रशंसा में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रशस्ति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि मृदबांड का शाब्दिक अर्थ क्या है। दोस्तों मृदबांड का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ ले तो आपको बताना है मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मिट्टी के बर्तन अपने मृदबांड के शाब्दिक अर्थ हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न आप सबके सामने है, क्या कह रहा है अगला प्रश्न कि प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। दोस्तों प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी आपसे पूछ ले कि किस अभिलेख से मिलती है तो आपको बताना है घटियाला के अभिलेख से अपने प्रतिहारों की जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वीर विनोद की रचना किसने की थी। दोस्तों वीर विनोद की रचना आपसे पूछ ले कि वीर विनोद की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो आपको बताना है दोस्तों श्यामल दास के द्वारा अपने वीर विनोद की रचना की गई थी। और अगला प्रश्न है कि इतिहास जानने के स्रोत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों हम इतिहास को किस किस तरह से जान सकते हैं। दोस्तों इतिहास को हम 2 ही तरह से जान सकते हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में जैसे अभिलेख आ गया, प्रशस्ति आ गई। ठीक है, ये सभी चीजें पुरातात्विक स्रोत में आती हैं। और साहित्यिक स्रोत में जैसे पुस्तकें अपनी काव्य महाकाव्य, ठीक है, ये सभी
साहित्यिक स्रोत में आ जाते हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा ए व ब दोनों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की बात करते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि कालीबंगा क्या कर रहा है दोस्तों, कि कालीबंगा किस जिले में स्थित है। दोस्तों कालीबंगा आपसे पूछ ले तो आप सबको बताना है दोस्तों, ये अपने राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल से लिया गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कालीबंगा अपने किस जिले से संबंधित है। तो सबको पता है अपने किस जिले से संबंधित है, हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है कालीबंगा। ठीक है, चलिए अगला है कि अशोक का भ्राबू शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है। दोस्तों अशोक का जो भ्राबू शिलालेख है वो जो दोस्तों अपने बैराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है। बैराट आपसे पूछ रहे कहां पे है, तो आपको बताना है जयपुर जिले में है बैराट। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों कि नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिलता है। दोस्तों नाचता हुआ जो पक्षी है वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अपने बैराट सभ्यता से मिलता है। तो बैराट सभ्यता कहां पे है, ये भी अपने जयपुर में स्थित है। ठीक है, ये राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से लिए गए प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको इसकी डिटेल वीडियो भी बनाकर अपलोड कर दूंगा। हमारे वैसे तो अभी कला एवं संस्कृति चल रही है, ठीक है, और उसकी क्लास अपने रोजाना 6 बजे शाम को आती है, तो उसको ज्वाइन जरूर करना। डिटेल में मैं आपको पढ़ाता हूँ राजस्थान की कला एवं संस्कृति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों कि किस सभ्यता से 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली हैं। तो दोस्तों ये अपनी किस सभ्यता से मिली है, दोस्तों ये अपने बैराट सभ्यता से ही मिली है। ठीक है, ज्यादातर आपको बैराट सभ्यता से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बीजक की पहाड़ी एवं भीम डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है। दोस्तों ये भी अपने बैराट से संबंधित है। ठीक है, बीजक की डूंगरी और भीम डूंगरी अपने बैराट से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों हाथ से बुने हुए वस्त्र दोस्तों अपने किस सभ्यता से हुए हैं, बैराट से भी हुए हैं, लेकिन बालाथल भी इसके साथ साथ इसमें अग्रणी रहा है। ठीक है, तो ए व ब दोनों राइट आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। तो दोस्तों ताम्र संचयी संस्कृति आपसे पूछ ले कि मतलब कि तांबे की संस्कृति किसे कहा जाता है, तो उसके बारे में आपके पूछ ले तो आपको बताना है गणेश्वर सभ्यता कहां पे, सिक्कर जिले में स्थित है। ठीक है, नीम का थाना में। अब तो नीम का थाना भी खुद जिला हो गया है। ठीक है, चलिए अगला सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि अग्निकुंड जिसको वेदिकाएं के नाम से भी जानते हैं, उसके साक्ष्य ज्यादातर कहां से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये अपने कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं अग्निकुंड के साक्ष्य। अगला प्रश्न है कि 10वीं और 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा था। तो दोस्तों 10वीं 11वीं शताब्दी में अपने दोस्तों एक आहड़ सभ्यता है, उसको आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि सेना का वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी। दोस्तों सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जो जिम्मेदारी थी दोस्तों वो अपनी किसकी होती थी, दोस्तों अपने बख्शी की होती थी। ठीक है, कला संस्कृति का इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अपने आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप में इसको देखने को मिलता है। ठीक है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री आपसे पूछ ले, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों आपको बताना है टीकाराम पालीवाल अपने राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। दोस्तों ये अपने पीटीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीटीईटी एग्जाम में दोस्तों इंडिया जीके से भी आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो हमने एक दो प्रश्न इंडिया जीके के भी हमने ऐड किए हैं कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो आपको बताना है भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कॉनिंग था। ठीक है, अगला है कि राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था। दोस्तों राज्य की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता था, ग्राम के नाम से जाना जाता था, विलेज के नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे। तो राजस्थान के प्रथम विधानसभा के चुनाव आपसे पूछ रहे थे, 1952 आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों कि राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। तो राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र दोस्तों आप सबको पता है अपने राजा किंग के पास होता था। ठीक है, अगला कि निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च में संतुलन बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना था। दोस्तों अपने किसी ऐसा कौन सा आदमी था जिसका कार्य अपने आमदनी और खर्च में संतुलन बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना था। दोस्तों ये अपने खजांची का कार्य होता था। ठीक है, अपने सेना में ही होता था, ये अपने राजाओं की जो सेनाएं होती थी उसमें होता था खजांची। ठीक है,
अगले पद थे दोस्तों ये अपने नौकरी के पद थे उस समय के। अगला 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया। तो दोस्तों 1935 में भारत सरकार अधिनियम को लागू दोस्तों 1 अप्रैल 1937 को किया गया था। ठीक है, याद रखना 1 अप्रैल 1937 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था, कहलाता था। वह पत्र जिसमें शासक द्वारा, ऐसा पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। ऐसा पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था क्या कहलाता था दोस्तों? ये अपने जागीर पट्टा कहलाता था दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 30वां नंबर का कि राजस्थान में जागीरदार व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो दोस्तों राजस्थान में जागीरदार व्यवस्था आपसे पूछ रहे तो अपने रक्त संबंध पर आधारित थी। ठीक है, ब्लड रिलेशन पर आधारित थी। ठीक है, जैसे अब कोई राजा हो गया है तो राजा का बेटा ही अगला क्या बनेगा? राजा बनेगा। ठीक है, उस राजा का फिर बेटा ही फिर अगला राजा बनेगा। तो अपने रक्त संबंध पर आधारित थी जागीरदार व्यवस्था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे अपने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बीएसटीसी पीटीटी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों स्टार लगा लीजिएगा। तो आपके कितने प्रश्न सही हुए, 30 में से कितने प्रश्न गलत हुए, वो भी आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिसका नाम है राजस्थान जीके ट्रेनिंग। थैंक यू, धन्यवाद।